दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नीट पीजी 2022 में पूछे गए ऑर्थोपेडिक्स के टोटल 7 एमसीक्यू। सो टू सक्सीड इन लाइफ यू नीड टू 3 थिंग्स: अ विश बोन, अ बैकबोन एंड अ फनी बोन। सो जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था उसमें एक इमेज दी गई थी जहां पर ऐसे हैंड का एक्सरे था और वहां पर मल्टीपल ऐसे सब जगह ऐसे ऐसे आपको ऐसे दिख रहे थे। तो द आंसर वाज मल्टीपल एनकोंड्रोमा। मल्टीपल एनकोंड्रोमा को ओलियस डिसीज भी बोलते हैं। यहाँ पर एक्सरे में क्या दिखता है कि मल्टीपल कैल्सिफाइड लीजन दिखते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पॉपकॉर्न अपीयरेंस भी बोलते हैं उनको। मल्टीपल कैल्सिफाइड लीजन है ऐसे 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 जिसको पॉपकॉर्न अपीयरेंस भी बोलते हैं। इट इज सीन इन मल्टीपल एनकोंड्रोमा एंड ऑल्सो नोन एज ओलियस डिसीज। मेटाफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन्स आर अफेक्टेड एंड शॉर्टनिंग ऑफ द एंगुलर डिफॉर्मिटी ऑफ शॉर्टनिंग हो जाते हैं ऐसे जो बोन अफेक्टेड है एंड एंगुलर डिफॉर्मिटी हो जाती है। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। मोफोसिस सिंड्रोम क्या है? मोफोसिस सिंड्रोम इट इज एनकोंड्रोमा प्लस हेमेंजियोमा ऑफ ओवरलैंग डिसीज ओवरलैंग टिश्यू, उसको बोलते हैं मोफोसिस सिंड्रोम। एनकोंड्रोमा प्लस हेमेंजियोमा ऑफ ओवरलैंग टिश्यू। देन इसकी ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट इज ऑस्टियोटोमी। और हिस्टोपैथी में क्या दिखते हैं? एनकोंड्रोमा। एंड्रोकोंड्रोमा में दिखता है हाइलाइन कार्टिलेज विद साइटोलॉजिकली बिनाइन कोंड्रोसाइट्स, वो दिखता है। देन यही क्वेश्चन के अनदर ऑप्शन वाज एक था कि मल्टीपल ब्राउन ट्यूमर। ब्राउन ट्यूमर जो था प्रीवियस ईयर में एक बार पूछा गया है। तो ब्राउन ट्यूमर क्यों होता है? तो इट इज ड्यू टू सेकेंडरी टू हाइपर पैराथायरॉइडिज्म की वजह से होता है। इट इज रिसेंबल एज जीसीटी की तरह दिखता है। इसका डायग्नोसिस करने के लिए हमको कैल्शियम अल्कलाइन फॉस्फेट पैराथायरॉइड लेवल वो करना पड़ेगा। एंड ये जो लीजन होगा इट इज पेरिट्रेबिकुलर लीजन होगा। यहाँ पर एक इमेज जो प्रीवियस ईयर में दी गई थी वहां पर ऐसे यहाँ पर ओपेसिटी तो दिख रही थी, ऐसी इमेज थी। तो इट इज मल्टीपल ब्राउन ट्यूमर की थी वो। Then another option was multiple exostosis. So multiple exostosis it is a autosomal dominant type of enchondroma. Then scaphoid, metacarpals, then phalanx are affected and X-ray में bony erosion रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था उसमें एक इमेज दी गई थी जहां पर ऐसे नी में ये वाले सूचर थे, देन बाहर जो थे ये वाले फिक्सेटर थे। तो पेरी आर्टिकुलर फ्रैक्चर ऑफ नी था एंड उसको स्पैनिंग एक्सटर्नल फिक्सेटर था, उससे उसको जोड़ा गया था। स्पैनिंग एक्सटर्नल फिक्सेटर एंड पेरी आर्टिकुलर फ्रैक्चर ऑफ द नी। अभी एक्सटर्नल फिक्सेटर कब लगाता है? तो इट इज व्हेन एसोसिएटेड विद सीवियर सॉफ्ट टिश्यू डैमेज। फ्रैक्चर के साथ साथ अगर सीवियर टिश्यू का डैमेज हो गया है देन वी आर यूजिंग द एक्सटर्नल फिक्सेटर। एंड इंटरनल फिक्सेशन जब रिस्की होता है कि ड्यू टू इन्फेक्शन ज्यादा हो रहा है, ये सब की वजह से होता है, तब हम यूज करते हैं एक्सटर्नल फिक्सेटर। तो ये वाले क्वेश्चन का आंसर था पेरी आर्टिकुलर फ्रैक्चर ऑफ द नी एंड स्पैनिंग एक्सटर्नल फिक्सेटर। देन अनदर क्वेश्चन देखो, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का फिर से आ गया क्वेश्चन। उसमें से हो गई बोन फ्रैक्चर आफ्टर 2 days ऑफ डिस्पनिया पेटेकी फॉल इन ऑटो सेचुरेशन। उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद हो गया है फैट एम्बोलिज्म हो गया है। तो बोन मेरो में जो फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं वो फ्रैक्चर की वजह से क्या होता है कि उसको एम्बोलाई बन जाता है और एम्बोलाई बन के कहीं पर रहता है। तो विद इन 72 आवर्स में अगर डिस्पनिया की कंप्लेन है, पेटे की कंप्लेन है आफ्टर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट बोन फ्रैक्चर के बाद, तो इट इज ड्यू टू फैट एम्बोलिज्म। उसमें टेकिकार्डिया, फीवर, ब्रीथलेसनेस ये सारे होते हैं। और क्राइटेरिया यूज्ड टू डायग्नोसिस इज GERD क्राइटेरिया टू डायग्नोसिस द फैट एम्बोलिज्म सिंड्रोम। Then treatment is supportive measurement and oxygen therapy देनी है। अनदर ऑप्शन एक था एयर एम्बोलिज्म। अभी एयर एम्बोलिज्म किसको बोलते हैं? एयर बबल्स आ जाते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन में। उसमें सीवियर हाइपरटेंशन होगा, सीवियर हाइपोक्सिमिया होगा एंड पेशेंट को तभी ट्रेडलेनबर्ग वाली लेफ्ट लेटरल डीक्यूबाइटस पोजीशन में रखना है उसको मैनेज करने के लिए। एयर एम्बोलिज्म को मैनेज करने के लिए पेशेंट को ट्रेडलेनबर्ग लेफ्ट लेटरल डीक्यूबाइटस पोजीशन में रखना है। अनदर ऑप्शन वाज वीनस एम्बोलिज्म। अभी वीनस एम्बोलिज्म किसमें दिखा गया? जो बेड रिडन पेशेंट होगा। पल्मोनरी एम्बोलिज्म एंड डीप वेन थ्रोम्बोसिस जिसकी साइन रहेगी, जिसमें डिस्पनिया, सिनकोप, साइनोसिस, हाइपरटेंशन हो सकता है। फिर डीप वेन थ्रोम्बोसिस में लेग क्रैम्प्स आ रहे हैं, इरिथेमा, टेंडरनेस, ये आ सकता है। तो उसकी ट्रीटमेंट है हिपेरिन एंड लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन था इंट्रा यूट्राइन स्कैन किया है फीटस विथ मल्टीपल बोन फ्रैक्चर। ये है, अगर फीटस विथ मल्टीपल बोन फ्रैक्चर है तो उसको बोलेंगे ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा ड्यू टू एबनॉर्मल टाइप 1 कोलेजन की वजह से होता है। वल्नरेबल टू फ्रैक्चर, ब्लू स्क्लेरा होता है, डेफनेस होती है। ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा आगे के साल में एक एज अ ऑप्शन में आ गया था, पर यहाँ पर एज अ क्वेश्चन आया था। इट इज वल्नरेबल टू फ्रैक्चर, ब्लू स्क्लेरा दिखता है, डेफनेस होती है। अनदर क्वेश्चन वाज, अनदर एमसी ऑप्शन वाज एकोंड्रोप्लाजिया। एकोंड्रोप्लाजिया में क्या रहता है, उसमें डिस्प्रोपोर्शनेट शॉर्ट लिम्ब, स्लीप एपनिया, काइफोस्कोलियोसिस, देन बटन नोज, फ्रंट अपोजिंग मैक्रोसेफेली, ये सब रहता है। एकोंड्रोप्लाजिया डिस्प्रोपोर्शनेट ग्रोथ रहता है उसमें। देन मार्फन सिंड्रोम, मार्फन सिंड्रोम में टॉल पेशेंट रहेगा, लॉन्ग लिम्स रहेंगे, देन long limbs and digit and spontaneous pneumothorax, aortic dissection, then lens dislocation, early diastolic murmur, ये सब रहेगा तो मार्फन सिंड्रोम होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन जिसमें ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या और आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि ऐसे इमेज दी गई थी, यहाँ पर ह्यूमरस के साथ जहाँ पर अल्ला एंड रेडियस जो जहाँ पर अटैच होता है वहां पर फ्रैक्चर हो गया है पेशेंट को, तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इज क्यूबाइटस वाल्गस। क्यूबाइटस वाल्गस में यहाँ से अगर ये पेशेंट की बॉडी है तो जो हाथ है वो दूर रहेगा, वाल्गस में दूर रहेगा। अभी अनट्रीटेड लेटरल कॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस फ्रैक्चर है, अनट्रीटेड लेटरल कॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस फ्रैक्चर, तो इसमें नॉन यूनियन भी होगा लॉन्ग स्टैंडिंग के बाद, और उसके बाद होगा क्यूबाइटस वाल्गस। तो ये मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इज क्यूबाइटस वाल्गस। बाकी नॉन यूनियन है, माल यूनियन है, ये सब तो होता है ये कॉम्प्लिकेशन में। देन क्यूबाइटस वारुस, वो कब होगा? क्यूबाइटस वरु, वरु याद रखना है कि वरु इट इज एन एनिमल, वो गन स्टॉक, वरु को गन से मारता है, ऐसे याद रखना है। तो क्यूबाइटस वरुस में गन स्टॉक डिफॉर्मिटी दिखती है। गन स्टॉक डिफॉर्मिटी ऐसा हाथ हो जाता है, तो वन पेशेंट का हाथ ऐसे एंगुलेटेड थोड़ा हो जाएगा, यहाँ पर बाहर निकल रहा है पेशेंट का, और यहाँ पर जो पेशेंट का है तो वो वारुस में अंदर जा रहा है। गन स्टॉक डिफॉर्मिटी ड्यू टू माल यूनियन ऑफ सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर, इंजरी टू इसमें होती है ब्रेंकियल आर्टरी की इंजरी होती है। ये जो है हमारा क्यूबाइटस वाल्गस लेटरल कॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस में होता है, और यहाँ क्यूबाइटस वारुस सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर में होता है। Then another option was myositis ossification. Myositis ossification क्या है? It is tender swelling around the injured area and confused as malignant tumor की confusion करता है वो, और calcified lesion उसमें दिखता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था, ऐसे बहुत सारे फाइंडिंग दिए थे, पेरिफेरल स्मीयर के फाइंडिंग जिसमें सिकल सेल दिख रहे थे, बाकी पेशेंट एनीमिया का प्रेजेंटेशन था जिसमें मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन की हिस्ट्री थी। उसके बाद उसको हो गया है ऑस्टियोमाइलाइटिस। ऑस्टियोमाइलाइटिस हो गया है तो एस्पिरेट किया फ्रॉम द जॉइंट, तो उसमें मोस्ट कॉमनली कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो दिखेगा, तो मोस्ट कॉमनली इन सिकल सेल पेशेंट अगर ऑस्टियोमाइलाइटिस होता है तो इट इज ड्यू टू साल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है। एंड ओवरऑल द कॉजेज ऑफ द ऑस्टियोमाइलाइटिस इज स्टेफ ओरियस। Then another question was patient fall on left shoulder joint, left shoulder joint है वहां से पेशेंट गिर रहा है, तो फिर उसको फ्रैक्चर हो गया, फिर आपके पास आ रहा है, तो उसकी पोजीशन तब ऐसी है कि लेफ्ट एल्बो फ्लेक्स है एंड सपोर्टेड बाय द राइट हैंड, ऐसे करके पेशेंट आ रहा है। तो तब क्या है कि मोस्ट कॉमनली कौन सा जो बोन है वो फ्रैक्चर हो गया है, ऐसे देखा है। तो फ्रीक्वेंटली फ्रैक्चर बोन इज क्लेविकल, कहाँ पे हो रहा है, तो मिड शाफ्ट होता है क्लेविकल का, वहां पर वो सबसे ज्यादा उसके ये है कि वो सबसे ज्यादा वहां पर फ्रैक्चर होगा। तब जब फ्रैक्चर होगा तो मिडिल वाला पार्ट है जो मिड शाफ्ट क्लेविकल का होगा, वो स्टर्नोक्लेविड वाला जो मसल है उससे वो खींच जाएगा, और लेटरल वाला जो पार्ट है वो जो वेट ऑफ द लेफ्ट आर्म उससे वो खींचेगा। देन ये हो गए हमारे 2022 के प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ ऑर्थोपेडिक्स। तो अभी मिसेस फनी वॉन्स इफ यू नो देन कमेंट द राइटर ऑफ दिस बुक। So this is Dr. Siddhi Dave signing off.